Hello everyone, this is my second video of chapter Contemporary South Asia. This is my second video Contemporary South Asia. Students, in my first video I had taught you what is South Asia. साउथ एशिया की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने पढ़ा था द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी in Pakistan. Students, in my this video I am going to start my next topic and that is democracy in Bangladesh. बांग्लादेश के अंदर लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है वो भी एक अलग सी कहानी है. वो कैसे एक अलग कहानी है उसका मतलब ये है कि 47 से लेकर 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी और इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट्स में बट गए थे तो पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे. पहले इंडिया के दो पार्ट्स हुए, इंडिया और पाकिस्तान. उसके बाद से पाकिस्तान के दो पार्ट हुए, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान. सो बांग्लादेश जो था वो ईस्टर्न पाकिस्तान का एक हिस्सा था. बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा था. तो 47 से लेकर 71 तक 1947 से 71 तक जिसका नाम ईस्टर्न पाकिस्तान था वो बाद में बांग्लादेश बन गया था. और इसके अंदर बड़े सारे प्रॉब्लम्स आई और यहाँ के लोगों ने उर्दू का विरोध किया और वेस्ट पाकिस्तान का जो कंट्रोल था उनके ऊपर उसका विरोध किया था. किन्होंने किया था? जो लोग बंगाली संस्कृति को फॉलो करने वाले थे और जो लोग उन सभ्यता को मान नहीं रहे थे. तो यहाँ पर क्या हुआ कि असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र बना था तो ये पश्चिमी पाकिस्तान का जो रौब था, उनकी लैंग्वेज थी, उसको बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे. क्योंकि वहाँ पर कहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर बंगाली कल्चर और उनकी लैंग्वेज के साथ मिसबिहेव हो रहा था तो लोगों ने इसके लिए एजिटेशन शुरू कर दिया. और यहाँ की जो जनता थी उसने भी कहा कि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर हमको जस्टिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और ना ही हमारी जो है इसके अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमारा पार्ट है, हमारी समुचित हिस्सेदारी नहीं है. तो जिस वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न पाकिस्तान के कंट्रोल वाली जो एक नेतृत्व वाली सरकार थी शेख मुजफ्फर बिन मेहमान ने किया और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए एक कंट्रोल की मांग की. शेख मुजफ्फर बिन मेहमान जो थे वो अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर उनको विजय मिली थी. किसको? शेख मुजफ्फर रहमान को. अवामी लीग उनकी एक पार्टी थी. तो वहाँ पर जब 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है वहाँ पर इलेक्शंस हुए तो इस पार्टी को पूरी फेवर मिला, मेजॉरिटी मिली. अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में मेजॉरिटी जब मिल गई थी, लेकिन क्या था, अब सोचने का पॉइंट है कि जो वहाँ की एक पार्टी थी जो कि उनके साथ दे रही थी उस पार्टी को मेजॉरिटी तो मिल गई लेकिन वहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान के नेताओं का कंट्रोल था और सरकार जो थी इस सभा को मानने से इनकार कर रही थी. और शेख मुजफ्फर जिनको की मेजॉरिटी मिली जनरल इलेक्शंस में उनको अरेस्ट कर लिया गया. जनरल याह्या खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को भी कुचलने की बहुत कोशिश की और इससे क्या हुआ, हज़ारों लोग जनरल याह्या खान कहाँ थे? वेस्टर्न पाकिस्तान में. तो वहाँ पर जो मिलिट्री रूल था हमने पहले पढ़ा ही है. तो वहाँ की मिलिट्री जो सेना थी उसने बंगाली जनता कहाँ थी? ईस्टर्न पाकिस्तान में उनके मूवमेंट्स को कुचलने की कोशिश की. फिर दोबारा से बता दे रही हूँ कि वहाँ पर बंगाली जनता का जो ये आंदोलन था ये कहाँ था? ये पूर्वी पाकिस्तान में था. हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों से मारे गए और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्टर्न पाकिस्तान के बहुत सारे लोग देवर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश या ईस्टर्न पाकिस्तान से कहाँ पर आ गए? इंडिया में शिफ्ट होने शुरू हो गए. इंडिया के ऊपर इसका एक बड़ा बोझ सा पड़ गया जैसे कहते हैं. और
This led to large scale migration into India, creating a huge refugee problem for India. It was a very great problem for India to resettle them, दोबारा से उनको स्थापित करना. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी दैट सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस, कि उनको आज़ादी मिलनी थी, एंड हेल्प्ड देम, किसको, ईस्टर्न पाकिस्तान को इंडिया ने हेल्प की फाइनेंशियली और मिलिट्री. This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971. जब इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का साथ देना शुरू किया तो पाकिस्तान एकदम से, जैसे कहते हैं, हैरान परेशान स्तब्ध हो गया. और जिसका नतीजा क्या निकला, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दिसंबर 71 में एक युद्ध हुआ. और वो युद्ध जो था, ये देखिए 1971 के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर, ये देखिए एक वॉर हुआ दोनों देशों के बीच में. दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस. और ये युद्ध कहाँ ख़त्म हुआ, जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने सरेंडर कर लिया, अपने आप को वापस बुला लिया. कहाँ से, ईस्ट पाकिस्तान से. एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ से बांग्लादेश का निर्माण हुआ एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और एक आज़ाद देश के रूप में. बांग्लादेश जो था, इट्स ड्राफ्टेड its constitution declaring both of faith in secularism. बांग्लादेश ने अपना एक नया संविधान बनाया जिसमें कि उसने धर्मनिरपेक्षता और इसको महत्व दिया, डेमोक्रेसी को दिया, और सोशलिज्म, समाजवाद की भावना को उन्होंने जोड़ दिया. हाउएवर इन 1975 शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. 1975 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन किया और जो संसदीय सरकार थी उसकी बजाय अध्यक्षात्मक सरकार ले आए. और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को ख़त्म कर दिया, सिर्फ अपनी पार्टी जो थी आवामी लीग उसको ही रखा, बाकी सभी पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया. और इससे कि 75 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ जो था बगावत कर दी, क्योंकि सभी जगह टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. और इसका नतीजा क्या हुआ, शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए. नए सैनिक शासक आए ज़िया उर रहमान, और उन्होंने एक नई बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई. और 79 में जो इलेक्शंस हुए उसमें वो विजयी रहे. 79 में जो इलेक्शंस हुए उसमें वो जीत गए. कौन, मुजीबुर रहमान जो थे, ज़िया उर रहमान, ये देखिए 79 में वो जीत गए. ही वॉज असैसिनेटेड, और फिर लेकिन बाद में उनका भी कत्ल हो गया, हत्या हो गई. और लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद की लीडरशिप में बांग्लादेश में सरकार बनी. सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी. इन्होंने भी लोकतंत्र की स्थापना की डिमांड की. स्टूडेंट्स वर इन फोरफ्रंट. अब आगे ये जो आंदोलन था छात्रों ने संभाल लिया. इरशाद को ज़बरदस्ती कहा गया, ज़बरदस्ती उनसे मनवाई गई है बात कि ठीक है मिलिट्री शासन रखिए, लेकिन कुछ राजनीतिक घटनाक्रम की भी आज़ादी दीजिए. और इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति बन गए. जनता के लोगों ने बहुत विरोध किया. झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को भी अपनी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी 1990 में छोड़नी पड़ी. 91 में इलेक्शंस हुए, और इसके बाद से बांग्लादेश के अंदर हमेशा से आज तक रिप्रेजेंटेटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की डेमोक्रेसी शामिल हो रही है, चल रही है. तो ये तो हमारी कहानी थी किसकी, बांग्लादेश के बनने की. फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट और कैलकुलेट कर दे रही हूँ मैं, क्या कि बांग्लादेश जो था दैट वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ किसका, पाकिस्तान का हिस्सा था. और जो था इट कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ उर्दू एंड वेस्ट पाकिस्तान. इन दिसंबर 1971 पाकिस्तान सरेंडर्ड एंड अ न्यू कंट्री नेम्ड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड. Bangladesh drafted its own constitution declaring faith in secularism, democracy and socialism. In 1975, Sheikh Mujibur Rahman formed presidential setup but was assassinated in a military uprising. In 1979, Zia ur Rahman won the elections and was assassinated. General H.M. Irshad took over the leadership after Zia ur Rahman.
79 में ज़ियाउर रहमान जो थे उन्होंने इलेक्शंस जीते, लेकिन उनकी भी हत्या हो गई। और फिर इरशाद आए, और इरशाद ने प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के बाद उनको कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अलाउ करना पड़ा था। और सिंस 1991 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन फंक्शनिंग इन Bangladesh. So my dear students, this was the story of democracy in Bangladesh. Now I am coming to my next topic, and that is monarchy and democracy in Nepal. नेपाल के अंदर कैसा सिस्टम रहा? नेपाल जो है ना, दैट इज़ अ हिंदू किंगडम. इट इज़ अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और संवैधानिक राजतंत्र है इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स. कई सालों से चल रहा है ये संवैधानिक राजतंत्र का पीरियड. एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड अ मोर ओपन, और जो नेपाल के लोग हैं वो कुछ और अधिक विस्तृत नेतृत्व चाह रहे थे. उन लोगों को और अधिक नेतृत्व की भावना चाहिए थी, कैसी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट से हटकर उनको विस्तारवादी नीतियों का मानना था. लेकिन वहाँ पर राजतंत्र था, खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठा रही थी. राजा ने सेना की सहायता से शासन पर अपना पूरा कंट्रोल किया हुआ था, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी तो लगभग एक तरीके से एबॉलिश होनी शुरू हो गई. एक मजबूत लोकतंत्र जो था आंदोलन के चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान को मान लिया था. नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का जो समय था वो तो बहुत छोटा सा था. इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड वेरी प्रॉब्लमसम पीरियड. और 1990 में नेपाल में जो था माओवादी मूवमेंट चला, अनेक हिस्सों में अपना उन्होंने कंट्रोल रखा. माओवादी राजा और सत्ताधारी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाह रहे थे. माओवादी जो लोग थे वो राजा के लिए भी और रूलिंग पार्टी के लिए भी. जिस वजह से क्या हुआ कि जो आर्मी ऑफ किंग थी और माओवादियों के बीच में काफ़ी टेंशन्स रहीं, और इस समय तक राजा की जो सेना थी इनके बीच में एक ट्रायंगल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा. ड्यूरिंग द 90s द माओइस्ट ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल. For some times, there was a triangular conflict among the monarchist forces, the Democrats and the Maoists. In 2002, the king abolished the parliament and dismissed the government. 2002 में क्या हुआ, सरकार राजा ने पार्लियामेंट भंग कर दिया और सरकार को डिसमिस कर दिया, thus ending even the limited democracy that existed in Nepal. In April 2006, there were massive country-wide pro-democracy protests. 2006 में पूरे के पूरे देश में चारों तरफ बहुत अधिक लोकतंत्र के लिए एक आंदोलन चले, और लोगों का मानना ये था कि राजा का जो वो है पोस्ट वो तो बहुत ज़रूरी है. नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल. दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट. This led to a violent conflict between Maoist guerrillas and the armed forces of the king. उसके बाद से the largely non-violent movement was led by, अब लार्जली जो थे नेपाल के अंदर दोबारा से संरचना करने के लिए, आर्थिक पुनर्रचना, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और दूसरे प्रोग्राम्स को सेट करने के लिए अब क्या हुआ कि उन्होंने माओवादी जो चाह रहे थे संविधान में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं. तो क्या हुआ, 7 पार्टी अलायंसेस, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविटीज़ ने मिलकर एक ऐसी मूवमेंट बनाया जिसमें कि संविधान में संशोधन करके नया गठन किया जाए. और माओवादी लोग भी और भी बड़े सारे लोग जो थे, कुछ अन्य पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, वो भी उनका ये मानना था कि नेपाल जो है भारत की सरकार के साथ ही उसके इन्फ्लुएंस में रहेगा. देवर हैविंग अ वेरी, मतलब जैसे कहेंगे शक की नज़रें थी उनकी भारत सरकार के रोल की प्रति से. तो 2008 में नेपाल राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद लोकतांत्रिक रिपब्लिक बन गया, और 2015 से नेपाल ने फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया था. नेपाल ने 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया था. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ नेपाल की है कि देखिए 2000 इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन
इन नेपाल। तो फिर इसको भी मैं लास्ट में कंक्लूड कर रही हूँ, नेपाल की स्टोरी को भी ध्यान से सुनिए सारे पॉइंट्स को। नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम एंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड। ठीक है जी। इन 1990 फॉलोड बाय अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट द किंग एक्सेप्टेड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। 1990 में भी किंग ने फिर स्वीकार कर लिया था एक नया लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए। ड्यूरिंग द 90s माओइस्ट हैड अ वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस इन द कंट्री। और 1990 के दशक में माओइस्ट ने बहुत देश में सर्वव्यापक एक अपना प्रभाव जमा लिया था। देयर एंटी मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट आउटलुक लेड टू अ वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लास एंड द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग। और ये जो था संघर्ष चला किस किस के बीच में, माओइस्ट गुरिल्लास और आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द किंग के बीच में। और इन 2015 विद्या देवी भंडारी, ध्यान से सुनिए, विद्या देवी भंडारी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, अ यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट केम टू द पावर। और इसने इकट्ठा किया, विद्या देवी ने सभी को, किसको, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट को, पावर में आए आंदोलनों को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को इसके साथ मर्ज किया। और जिसका नतीजा क्या हुआ, एज द प्रेसिडेंट एंड कौन बने जी फिर उसके बाद, खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर इन 2018। तो इसको, नेपाल की सरकार को वर्तमान समय में ओली गवर्नमेंट कहती हैं। टुडे नेपाल इज फंक्शनिंग एज अ फेडरल रिपब्लिक। नेपाल इज फंक्शनिंग एज अ फेडरल republic. So students, in this my second video I had discussed you monarchy of Nepal and democracy of Bangladesh, formation of Bangladesh। दो हमने countries के बारे में पढ़ा है। So this was my second video. I hope you will like it and share it also. Bye students. In my next videos I will explain furthermore.